कई साल पहले की बात है। बरसात की एक काली रात में बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक इंजन से एक तेज आवाज आई। ट्रेन जोर से हिली और जंगल के बीच रुक गई। डिब्बों की लाइट कुछ पल बंद हुई और फिर हल्की हल्की जलने लगी। कुछ देर बाद 5 यात्री अपने डिब्बे से नीचे उतर आए। उनमें राघव, मीना, सुरेश, कविता और देवदत्त थे। ट्रेन को रुके आधा घंटा हो चुका है। यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा। कोई हमें ठीक से ये भी नहीं बता रहा कि परेशानी क्या है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि इस पुराने रास्ते से ट्रेन नहीं चलानी चाहिए। पता नहीं रेलवे वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कब गंभीर होंगे। आप सभी लोग तुरंत अपने डिब्बे में वापस जाइए। इंजन में छोटी सी खराबी है। मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जंगल में घूमना सुरक्षित नहीं है। लेकिन यहाँ काफी देर हो चुकी है। ट्रेन के अंदर पानी भी खत्म हो गया है। किसी को ये तो बताइए कि हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा। महेश ने जवाब देने की जगह जंगल के दाईं ओर देखा। पेड़ों के बीच एक पीली रोशनी जलती दिखाई दे रही थी। वहाँ चाय की दुकान है। कम से कम गर्म चाय और पानी तो मिल जाएगा। चलो वहीं चलते हैं। उस दुकान की तरफ कोई नहीं जाएगा। वह कोई साधारण दुकान नहीं है। पिछले कई सालों में जब भी कोई ट्रेन इस जगह पर रुकी है, जो यात्री उस दुकान तक गया वह कभी वापस नहीं आया। आप एक पढ़े लिखे ट्रेन ड्राइवर होकर भूत प्रेत की बात कर रहे हैं। हो सकता है लोग रास्ता भटक गए हों या जंगल के जानवरों का शिकार बन गए हों। मैं आपको डराने के लिए कहानी नहीं सुना रहा। ये ट्रेन पहले भी इसी जगह 3 बार रुक चुकी है। हर बार इंजन अपने आप बंद हुआ और हर बार कुछ यात्री उस दुकान की तरफ गए। सुबह दुकान गायब मिली और यात्री भी नहीं मिले। महेश की बात सुनकर देवदत्त के हाथ कांपने लगे। वो लगातार दुकान के बोर्ड को घूर रहा था। कविता ने उसकी ओर देखा। आप ठीक तो है? दुकान का नाम देखते ही आपके चेहरे पर पसीना क्यों आ गया? क्या आप इस जगह के बारे में पहले से कुछ जानते हैं? नहीं, मैं पहली बार इस रास्ते से गुजर रहा हूँ। मेरी उम्र हो गई है। शायद ठंडी हवा के कारण तबीयत खराब लग रही है। महेश ने सभी को वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन सुरेश ने उसकी एक नहीं सुनी और दुकान की ओर चल पड़ा। राघव भी उसके पीछे चल दिया। मीना और कविता अकेले ट्रेन में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वे भी उनके साथ चली गईं। देवदत्त कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर मजबूरी में उनके पीछे चल पड़ा। महेश चिल्लाता रहा, लेकिन 5 यात्री अंधेरे जंगल में गायब हो गए। आखिरकार वे दुकान तक पहुंच गए। उसने गहरे लाल रंग की पुरानी साड़ी पहनी हुई थी। आ गए तुम सब। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गरम चाय अभी तैयार हो जाएगी। मीना को उसकी बात अजीब लगी। आपको कैसे पता था कि हम 5 लोग आने वाले हैं? आपने पहले से 5 कप क्यों रखे हुए हैं? यहाँ जितने लोग आते हैं कप अपने आप उतने ही हो जाते हैं। जंगल की दुकान चलाने के लिए ग्राहक की जरूरत होती है और मुझे ग्राहक कभी खोजने नहीं पड़ते। मुझे इन पहेलियों में कोई रुचि नहीं है। 1 कप तेज चाय बनाइए और पीने का पानी भी दे दीजिए। हमारी ट्रेन काफी देर से खराब खड़ी है। औरत ने 5 कपों में चाय डाली। चाय का रंग काला था और उसमें से सफेद धुआं निकल रहा था। इस चाय में आपने क्या डाला है? इसकी गंध सामान्य चाय जैसी नहीं है। इसमें कोई जड़ी बूटी या दवा तो नहीं मिलाई? इसमें इस जंगल की मिट्टी, सूखे पेड़ों की राख और कई वर्षों से भटकते लोगों की थकान मिली है। इसे पीने के बाद किसी को दोबारा सफर नहीं करना पड़ता। हमसे मजाक मत कीजिए। चाय और पानी के पैसे लीजिए। हमें तुरंत ट्रेन के पास वापस जाना है। उसी समय जंगल की तरफ से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। लगता है ट्रेन ठीक हो गई। मैं चाय पीकर तुरंत चलता हूँ। महेश की चेतावनी भूलकर सुरेश ने चाय का एक बड़ा घूंट पी लिया। उसकी आंखें कुछ पल के लिए पूरी तरह सफेद हो गईं। सुरेश जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपको क्या हो रहा है? सुरेश ने धीरे से आंखें खोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये चाय बहुत अच्छी है। तुम लोगों को भी पीनी चाहिए। इसे पीने के बाद मुझे ट्रेन की चिंता नहीं हो रही। लेकिन सुरेश की आवाज अब उसकी अपनी आवाज नहीं लग रही थी। ये देखो, यहाँ कई लोगों के नाम लिखे हैं। इन तारीखों में कई सालों का अंतर है। शायद ये वही यात्री हैं जो इस दुकान पर आने के बाद गायब हो गए थे। अचानक दुकान के पीछे से कपों के टकराने की आवाज आने लगी। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। ये लोग जिंदा नहीं हैं। ये औरत हमें भी उन्हीं की तरह यहाँ कैद करना चाहती है। लेकिन बाहर जाने वाला रास्ता गायब हो चुका था। दुकान के चारों तरफ केवल गहरा काला। अब कोई कहीं नहीं जाएगा। ट्रेन इसलिए रुकी है क्योंकि मेरी दुकान को नए ग्राहक चाहिए।
आज 5 कप तैयार हुए हैं और 5 कप खाली होने के बाद ही ट्रेन आगे बढ़ेगी। उसी समय दुकान के बाहर लाल रोशनी चमकी। किसी भी हालत में चाय मत पीना। जिसने केवल 1 घूंट पिया है उसे अभी बचाया जा सकता है। तीसरा घूंट पीने के बाद इंसान की आत्मा इस दुकान में कैद हो जाती है। महेश ने अपना लोहे का औजार मेज पर मारा। 5 कप टूटकर जमीन पर गिर गए। औरत गुस्से से चीखी। चेहरे की चमड़ी जलकर काली पड़ गई। कुछ ही पलों में वो एक डरावनी चुड़ैल बन चुकी थी। महेश, हर बार तुम मेरे रास्ते में क्यों आते हो? यात्रियों को बचाने की कोशिश में एक दिन तुम भी इसी दुकान में चाय पीते हुए दिखाई दोगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, लेकिन निर्दोष यात्रियों को मारने से तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। जिस आदमी ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की थी वो आज खुद तुम्हारे सामने खड़ा है। महेश ने देवदत्त की ओर इशारा किया। तो इतने वर्षों बाद तुम वापस आ ही गए देवदत्त। मैंने हर रुकने वाली ट्रेन में तुम्हें खोजा। तुम्हारे कारण मेरी दुकान जली, मेरा पति मरा और मुझे पूरी दुनिया ने हत्यारी समझा। देवदत्त जी, ये क्या कह रही है? आप इस चुड़ैल को कैसे जानते हैं? साल 2004 में मैं इसी रेलवे रास्ते पर पटरी की जांच करता था। इस औरत का नाम कमला था और इसका पति हरिराम इसी छोटी दुकान पर चाय बेचता था। उस साल लगातार बारिश होने के कारण पहाड़ी के पास की पटरी कमजोर हो गई थी। कमला ने मुझे पटरी में आई बड़ी दरार दिखाई थी। मुझे रास्ता बंद कर देना चाहिए था, लेकिन एक रेलवे ठेकेदार ने मुझे पैसे देकर जांच रिपोर्ट में पटरी को सुरक्षित लिखने के लिए कहा। आपने कुछ पैसों के लिए पूरी ट्रेन के यात्रियों की जान खतरे में डाल दी। मैं लालच में अंधा हो गया था। उसी रात एक ट्रेन पटरी से उतर गई। कई लोग मारे गए और हरिराम भी उन्हें बचाते हुए मर गया। कमला के पास मेरी असली जांच रिपोर्ट थी, जिसमें पटरी की दरार का जिक्र था। फिर आपने अपने अपराध को छिपाने के लिए क्या किया? ठेकेदार के आदमियों ने दुकान में आग लगा दी। कमला रिपोर्ट बचाने के लिए दुकान के अंदर गई, लेकिन बाहर नहीं निकल सकी। बाद में हमने झूठ फैला दिया कि कमला ने पटरी पर सामान रखकर ट्रेन गिराई थी। लोग उसे दोषी मानते रहे और मैं चुप रहा। तुम्हारे एक झूठ ने मेरा नाम, मेरा घर और मेरी जिंदगी सब छीन लिया। अब तुम्हारी आत्मा मेरी दुकान का आखिरी ग्राहक बनेगी। रुको कमला, इसे मारने से तुम्हारा सस्पेक्टेड कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा। इसकी मौत के बाद लोग फिर तुम्हें ही हत्यारी कहेंगे। इसे जिंदा रहकर अपना अपराध स्वीकार करना होगा। मेरे पिता उसी हादसे वाली ट्रेन में थे। उन्होंने मरने से पहले मुझे इस दुकान और असली रिपोर्ट के बारे में बताया था। रिपोर्ट आज भी इस दुकान के चूल्हे के नीचे दबी हुई है। आज मैं अपने अपराध से नहीं भागूंगा। कमला चाहे मुझे मार दे, लेकिन उससे पहले मैं वो रिपोर्ट बाहर निकालकर पूरी दुनिया को सच्चाई बताऊंगा। साल 2004 का भैरव जंगल ट्रेन हादसा कमला नाम की औरत के कारण नहीं हुआ था। वो हादसा मेरी झूठी जांच रिपोर्ट और रेलवे ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुआ था। असली सबूत आखिरी चाय की दुकान के नीचे मिले हैं। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और कानून का सामना करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही देवदत्त ने अपना अपराध स्वीकार किया, दुकान की दीवारों से तेज चीखों की आवाज आई। कमला की चुड़ैल आग के बीच खड़ी थी। उसका डरावना चेहरा धीरे धीरे एक सामान्य औरत के चेहरे में बदलने लगा। मैंने वर्षों तक हर ट्रेन में देवदत्त को खोजा। जो यात्री मेरी चेतावनी के बाद भी यहाँ आते थे, मेरे गुस्से का शिकार बनते गए। धीरे धीरे मैं न्याय और बदले का अंतर ही भूल गई थी। अब सच सबके सामने आ चुका है। जिन लोगों को आपने कैद किया है, उन्हें जाने दीजिए और खुद भी इस अंधेरे से बाहर निकलिए। दुकान में तेज सफेद रोशनी फैल गई। सभी आत्माएं आसमान की ओर उठने लगीं। अगले ही पल चाय की पूरी दुकान धूल में बदल गई। सभी लोग वापस ट्रेन के पास पहुंचे। महेश ने इंजन चालू करने की कोशिश की और इस बार इंजन पहली कोशिश में चल पड़ा। सुबह होते ही ट्रेन अगले स्टेशन पहुंची। रेलवे पुलिस ने देवदत्त को हिरासत में ले लिया। जांच के बाद कमला पर लगा आरोप हटा दिया गया। उस जगह पर हादसे में मारे गए लोगों और कमला की याद में एक छोटा सा स्मारक बनाया गया।